हेलो हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बिल्कुल बढ़िया ही होंगे। तो कल हमने एक प्रैक्टिस सेट किया था, प्रैक्टिस नंबर 1, और आज हमारा है सेकंड पार्ट, मतलब दूसरे क्वेश्चंस हम आज करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का ये है कि इसमें जो क्वेश्चन है ये पहले से सॉल्व है। एक्चुअली पहले से जिस बुक से मैंने लिया है उस बुक में पहले से ही जो है ये सॉल्व था। तो मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा बहुत एक्साइटिंग तो नहीं होगा, क्योंकि आंसर जब मैं पहले से दिखता रहता है तो हमारा मोटिवेशन का लेवल थोड़ा सा जो है कम हो जाता है, आप ये कह सकते हो। तो लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन, इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड है। तो मैंने सोचा शेयर कर दिया जाए, ताकि कम से कम आपको यही बहुत ईजी वाले क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाते हैं। और अभी हम शुरू कर रहे हैं तो एक बेस बनाने के लिए मैंने सोचा कि पहले से आंसर दिख रहा है तो क्या हुआ, हम थोड़ा सा कम से कम डिस्कशन तो कर सकते हैं। इस वजह से मैं लेकर के आई। तो चलिए, आप लोग आराम से बैठे ही होंगे, इस समय शाम का समय है। शाम का क्या, अब तो रात होने वाली है। तो मैंने सोचा कुछ नहीं तो कम से कम प्रैक्टिस सेट ही दे दिया जाए आप लोगों को। तो चलिए, बिना किसी देर के हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोग अपनी तैयारी जो है करते रहिए, क्योंकि इस समय जो आपका सबसे समझिए महत्वपूर्ण आपका जो कर्तव्य है, या जो आपका इस समय बहुत मुख्य धर्म है आपका, वो है तैयारी करना। ठीक है, क्योंकि जो है एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, तो आपको अपने आप को पूरा तैयार रखना है एकदम जंग मैदान में आने के लिए। तो एकदम बिल्कुल जंग में आने के लिए बिल्कुल हमेशा तैयार रहिए। ठीक है, एकदम मन से भी और बल से भी बिल्कुल तैयार रहिए। तो चलिए, बिना किसी देर के हम जो है अपना आते हैं और डिस्कस करते हैं। कुछ लोगों को बहुत इजी लगेगा, कोई बात नहीं है, अगर इजी लग रहा है तो अच्छी बात है। वैसे इजी लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मान के चलिए बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। ये क्वेश्चन हर किसी को आना चाहिए, ठीक है। बट अगर नहीं आ रहा है तो उसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। जिन्होंने अभी शुरू किया होगा हो सकता है वो ना कर पाएँ, बट ये कर लेंगे, कोई उसमें ऐसी बात नहीं है। आंसर पहले से दिख रहा है, मैंने आपको पहले बता दी, ये देखिए आंसर आपको पहले से दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें बस हम डिस्कस करेंगे चीज़ों को, तो उसके लिए कोई ज़्यादा खास परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन नाम सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? मुल्डर के द्वारा, ठीक है। एक सेकंड, हाँ, मुल्डर के द्वारा प्रस्तावित किया गया। इसके बाद सेकंड है हमारा, प्रोटीन में लगभग कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं? तो कितने तरीके के? 22 तरीके के पाए जाते हैं। और अमीनो एसिड आपके दो तरह के होते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल और अनावश्यक, मतलब कि एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। थर्ड क्वेश्चन ही देखिए आपका उसी का है कि शरीर में कितने प्रकार के आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं? तो कितने तरीके के? 10 तरीके के होते हैं, ठीक है। तो ये जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, इनको हमें फूड से इनटेक करना पड़ता है, मतलब ऐसे आपको फूड खाने पड़ेंगे, अपने डाइट में शामिल करना पड़ेगा ऐसे फूड को जिसमें आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हों, ठीक है। और जो अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, वो क्या होते हैं कि इन्हीं आवश्यक अमीनो अम्ल की हेल्प से वो हमारी बॉडी उसको मतलब खुद ही से उसका फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इस वजह से उनको अनावश्यक अमीनो अम्ल हम मतलब बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि प्राणिज जनित जो आपका प्राणिज जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थ से प्राप्त होने वाली प्रोटीन, उसको क्या कहते हैं? तो जाहिर सी बात है, नॉन वेजिटेरियन सोर्स से प्राप्त हो रही तो नॉन वेजिटेरियन वाली प्रोटीन हम उसको कहेंगे। वानस्पतिक प्रोटीन आपको पता है कि जितने भी क्या बोलते हैं जो वेजिटेरियन सोर्स होते हैं उनको कहा जाता है। अपूर्ण प्रोटीन होती है जिनमें कंप्लीट प्रोटीन पाया जाता हो, जैसे आपकी मिल्क प्रोटीन हो गई, एग प्रोटीन हो गई, मीट वाली प्रोटीन हो गई, तो उसको हम लोग कंप्लीट प्रोटीन के उसमें रखते हैं। और जो आपका ये साधारण प्रोटीन है, साधारण प्रोटीन का मतलब जैसे सिंपल प्रोटीन जो पाया जाता है आपका, एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोब्यूलिन हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद क्वाशियोरकर बीमारी जो होती है आपकी, ये क्वाशियोरकर एक बीमारी है जो प्रोटीन की कमी से होती है। प्रायः जो है ये 2 से 5 साल के बच्चों में हो जाती है, 2 से 6 साल भी आप कह सकते हो। तो उन बच्चों में हो जाती है, ठीक है। उसमें बच्चों का क्या होता है कि पेट बहुत अजीब सा बच्चे का निकल जाता है। और आगे आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो मैं दिखाऊंगी कि जिसको ये बीमारी हो जाती है वो बच्चा कैसा दिखता है नेक्स्ट वीडियो में, मतलब। तो इस बीमारी की खोज कब पता चली? 1933 में पता चली कि ये जो बीमारी है, इसका नाम मतलब ये जो बीमारी हो रही है क्वाशियोरकर, ये किस वजह से हो रही है? तो पाया गया कि ये प्रोटीन की कमी से हो रही है। तो जिन बच्चों के फूड में बहुत जैसे जो झुग्गी झोपड़ियों वाले बच्चे होते हैं, उनको प्रोटीन वाला डाइट नहीं अवेलेबल हो पाता है, तो उन बच्चों में ये सब चीज़ें थोड़ी सी देखी जाती हैं। इसके बाद आपको ये 1948 आपको पता है, इसमें जो है WHO की स्थापना की गई थी। इसके बाद ये 1956 है आपका, इसमें UGC जो आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसकी स्थापना की गई थी। और ये 1959 में भी कुछ हुआ था, वो मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। ये मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, इसका कोई ऐसा मत सोचिएगा आप कि ये आपको बिल्कुल वही करना, बट दिमाग में रखिए। 6 है हमारा, वानस्पतिक भोज्य पदार्थों से प्राप्त प्रोटीन क्या कहलाती है? वानस्पतिक प्रोटीन, जाहिर सी बात है। और वही बात है, पूर्ण प्रोटीन आपका मैंने भी बताया कि पूर्ण प्रोटीन मिल्क वाला और वो वाला क्या बोलते हैं, मीट वाला, एग वाला, ये सब होता है। प्राणिज प्रोटीन आपका कौन सा है? अंडे में जो होता है, दूध में जो होता है, और ये जो मीट एंड पोल्ट्रीज में होता है उसकी बात हो रही। और जो आपका अपूर्ण प्रोटीन होता है, जैसे मक्के वगैरह में जो प्रोटीन पाया जाता है, उसको मतलब इस तरीके से मतलब उस कैटेगरी में रखा जाता है।
इसके बाद है हमारा निम्न में वनस्पति प्रोटीन का शारीरिक निर्माण मूल्य क्या है। कहने का मतलब जो वानस्पतिक प्रोटीन है उनका परसेंटेज क्या है, ठीक है, कितना वो पाया जाता है, कितने परसेंट तक। तो जो आपका 35 से 40% प्रोटीन जो है, जितनी भी वानस्पतिक वाली मतलब वेजिटेरियन सोर्स वाली जो चीज़ें होती हैं, वेजिटेरियन सोर्स से जो प्रोटीन प्राप्त होता है उसमें 35 से 40% तक होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में प्रोटीन का आवश्यक अवयव है। कहने का मतलब ये है कि प्रोटीन का जो कॉम्पोजिशन है उसमें इनमें से कौन कौन से प्रोटीन के कॉम्पोजिशन हैं, मतलब कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिनसे मिलकर प्रोटीन बना हुआ है। तो आपका कार्बन भी होता है प्रोटीन के कंपोनेंट में, हाइड्रोजन भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है। नाइट्रोजन आपका जो होता है वो 16% होता है, मतलब कि 16%। ये आपके TGT 2021 वाले एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि प्रोटीन में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है। तो कार्बन का आपका 50% है, हाइड्रोजन का आपका 7% है और नाइट्रोजन का आपका 16% है, 16%। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन शब्द का प्रयोग में लाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1938 में किसने रखा था। तो मुल्डर ने ही रखा था। इन्होंने प्रोटीन की खोज की और इन्होंने ही नाम भी रखा, ठीक है। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में प्रोटीन प्राप्ति के उत्तम साधन कौन से। उत्तम का मतलब अच्छा, मतलब पूर्ण साधन आप कह सकते हो। कंप्लीट प्रोटीन लेना है अगर, तो कौन से इसमें से कौन कौन से रिसोर्स हैं। तो आपको मैंने बताया कि जितने नॉन वेजिटेरियन जितने भी प्रोटीन होते हैं मोस्टली उनमें कंप्लीट प्रोटीन ही पाया जाता है। तो आपका ये मीट हो गया, एग हो गया और फिश हो गया। इस वजह से हमारा आंसर सही होगा क्वेश्चन, ये क्या कहते हैं, ऑल ऑफ द एबव, मतलब कि डी आंसर, उपयुक्त सभी। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट के एक अणु में कितने परमाणु के कार्बन होते हैं, ठीक है, मतलब कितने परमाणु कार्बन होते हैं। कहने का मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है तो उसके कंपोनेंट में जो कार्बन है उसके कितने एटम्स होते हैं, कितने परमाणु होते हैं। तो कितने होते हैं आपके 6 होते हैं, ठीक है। इसके बाद है एक जटिल कार्बोज है, ठीक है। तो जटिल कार्बोज का मतलब है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो डाइजेस्ट ना होता हो, ठीक है। तो जो आपका सेल्यूलोज है, आपको पता है कि ये जो क्या कहते हैं हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनकी जो डंठल होती है ना, उनकी जड़ें होती हैं, ट्यूबर, उन सारी चीज़ों में ये पाया जाता है। एक आप ये कह सकते हो कि रेसा टाइप वाली चीज़ है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। आपके जो हम लोग का जो ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें ये डाइजेस्ट नहीं होता है, ये अनडाइजेस्टेबल फॉर्म में ही हम इसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं अपनी बॉडी से। तो इस वजह से जटिल कार्बोज की बात हो रही है, ये घुलता नहीं, अघुलनशील है ये, ठीक है। बाकी आपका जो पेक्टिन है और ये जो स्टार्च है, ग्लाइकोजन, ये सारे क्या है आपका, ये सब घुलनशील है। आप ये सब पॉलीसैकेराइड है जो आपकी ये पेक्टिन है। सेलुलोज भी पॉलीसैकेराइड है, लेकिन ये क्या है, ये जटिल कार्बोज है, ये घुलता नहीं है। इसके बाद है सभी स्तनधारियों में दूध में उपस्थित होता है। स्तनधारियों का मतलब सारे मैमल्स में। तो इसमें जो दूध में जो उपस्थित होता है वो क्या होता है, लैक्टोज होता है। बाकी स्टार्च आपका अनाजों में होता है। डेक्स्ट्रिन आपका जब अनाज को हम लोग क्या बोलते हैं सूखी उष्मा पे पकाते हैं, तो जब अनाज भूरा हो जाता है तो उसमें डेक्स्ट्रिन फॉर्मेशन हो जाता है, उसको हम लोग डेक्स्ट्रिनाइजेशन बोलते हैं। और जो आपका पेक्टिन होता है ये पके फलों में पाया जाता है। जब फल पक जाते हैं तो उनमें पेक्टिन फॉर्मेशन हो जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि जो लैक्टोज है, लैक्टोज को हम लोग मिल्क शुगर भी बोलते हैं, मतलब कि दुग्ध शर्करा बोलते हैं। और जो आपका दूध थोड़ा थोड़ा मीठा लगता है पीने में, तो वो इसी वजह से लगता है क्योंकि उसमें लैक्टोज पाया जाता है। और लैक्टोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। और कौन से कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है, ये डाइसैकेराइड आपका, ठीक है। इसके बाद है पेक्टिन पाया जाता है। तो पेक्टिन आपका वही है, पके फलों में पाया जाता है। किसमें, पके फलों में पाया जा रहा है। होता क्या है कि जब जो फल होते हैं पहले जब वो कच्चे रहते हैं, जब पकी अवस्था में नहीं होते हैं, तो उसमें पेक्टिनिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जब धीरे धीरे जो फ्रूट्स होते हैं जब वो पकने लगते हैं तो वो जो पेक्टिनिक एसिड है वो पेक्टिन में चेंज हो जाता है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि पके फलों में, ठीक है। इसके बाद निम्न में कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का प्रमुख साधन नहीं है। यहाँ पर नहीं की बात हो रही है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख साधन नहीं है। तो आपको पता है चीनी है ही है, शहद भी है, गुड़ भी है, लेकिन दूध जो है ये कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का साधन नहीं है। दूध में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो बहुत लिटिल अमाउंट में पाया जाता है। और दूध का जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो वही लैक्टोज होता है। और लैक्टोज आपका बहुत जो है मतलब कम मात्रा में मीठा होता है। इसी वजह से जो आपका मिल्क है वो कम मीठा ही लगता है। और जितना मीठा लगता है वो लैक्टोज की वजह से ही लगता है, ठीक है। तो निम्न में कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के साधन है। तो आपकी आलू होती है उसमें भी स्टार्च होता है, जिमीकंद है उसमें भी होता है, अरबी होती है उसमें भी स्टार्च होता है। इस वजह से आंसर यहाँ पे होगा उपयुक्त सभी, ठीक है। इसके बाद स्टार्च आपका क्या है, पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। इसके बाद है हमारा कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है आपका प्रमुख कार्य की बात हो रही है, ठीक है। ऐसा नहीं, अब ऐसे तो इसमें अभी हम देखना शुरू करें तो हो जाएगा, लेकिन इसमें जो प्रमुख कार्य की बात हो रही है तो प्रमुख कार्य आपका कौन सा है इसमें, शरीर की रोग निरोधक क्षमता बढ़ाना नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये प्रोटीन का काम होता है और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे शरीर में जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, ठीक है, मतलब आपके इम्यून सिस्टम को। इसके बाद शरीर में चिकनाई उत्पन्न करना। चिकनाई उत्पन्न करने का काम तो जो है आपका फैट का होता है। इसके बाद अस्थियों को मजबूत करना। अस्थियाँ मजबूत हमारी होती हैं कैल्शियम से, कैल्शियम फॉस्फेट और आपका जो ये प्रोटीन होता है इन सारी चीज़ों से। इसके बाद शरीर में ऊर्जा एवं शक्ति उत्पन्न करना। तो जो शरीर में ऊर्जा और शक्ति उत्पन्न करने की बात हो रही है ये कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट करते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से हमें अच्छी खासी एनर्जी मिलती है। और हमारे जो भोजन है, हमारे भोजन में कम से कम हम 60 से 65 या 50 से 60% तक हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। और इसका मेन काम ही यही होता है कि शरीर में हमें एनर्जी दे और हमारे थोड़ा सा पावर आए हमारे शरीर में, जिससे आप
अपने सारे काम सुचारू रूप से कर सकें। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। सर्वोत्तम साधन का मतलब एकदम उच्च क्वालिटी का। तो देखिए दालों से भी प्रोटीन मिलता है, पनीर से भी मिलता है, हरी सब्जियों से प्रोटीन नहीं मिलता है। हरी सब्जियों से आपका रेसे मिलेंगे, आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे, विटामिन मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, ठीक है, लेकिन प्रोटीन नहीं मिलेगा। प्रोटीन आपका सोयाबीन से मिलेगा। सोयाबीन से आपको 40% प्रोटीन मिलता है, इस वजह से यहाँ पर सोयाबीन आंसर सही है। आप दाल भी लगा सकते हैं, अगर सोयाबीन नहीं होता तो हम दाल में लगा देते, ठीक है। तो इस वजह से आपको यह याद रखना, दालों में तो 20 से 25% तक ही प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन सोयाबीन में आपके 40% पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रोटीन की उपयोगिता है। तो प्रोटीन की उपयोगिता मतलब प्रोटीन का क्या यूज़ है हमारी बॉडी में। तो शरीर निर्माण एवं वृद्धि के लिए, मतलब कि बॉडी में जितने भी फॉर्मेशन हो रहे हैं और बॉडी की जो ग्रोथ हो रही है, एक छोटा बच्चा होता है वो बड़ा होता है, उसके टिश्यूज़ और बोन्स के डेवलपमेंट के लिए, मसल्स के डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक होती है। इसके बाद है ऊतकों के पुनर्निर्माण के लिए। बात सही है, आपको सेल और टिश्यूज़ डेली टूट रहे हैं, उनकी टूट फूट की मरम्मत के लिए भी हमारे मतलब बॉडी के मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है। मतलब प्रोटीन उपयोग करता है शरीर में, जो है शरीर प्रोटीन को उपयोग करता है ये सारी चीज़ों करने के लिए। इसके बाद रोग प्रतिरोधी पदार्थों के लिए, कहने का मतलब हमारे शरीर में कुछ ऐसे सिस्टम, मतलब कुछ ऐसे पदार्थ हैं, कुछ ऐसे मतलब आप ये कह सकते हो कि रोग से मतलब लड़ने के लिए या रोग प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए कुछ ऐसे सब सब्सटेंस आपकी बॉडी में वो भी यूज़ करते हैं प्रोटीन को, आपके शरीर को रोग प्रतिरोधी बनाने के लिए। इस वजह से हमारा आंसर यहाँ पर होगा डी, सारे जितने यहाँ पे है सब प्रोटीन के उपयोगी हैं। इसके बाद है हमारा प्रोटीन की कमी का दुष्प्रभाव है, मतलब प्रोटीन की डिफिशियंसी का जो दुष्परिणाम है वो क्या क्या है। शरीर में सूजन आना, बिल्कुल सही बात है। शरीर का भार अनुपात से कम होना, मतलब आपके शरीर का जो वेट है वो आपकी बॉडी के हिसाब से कम रहे। और शरीर में रक्त की मात्रा का कम होना, आपकी बॉडी में अगर रक्त की कमी है तो इस वजह से सूजन आ सकती है, और प्रोटीन की कमी है तो भी सूजन आ सकती है आपकी। इस वजह से हमारा जो आंसर यहाँ पे होगा वो होगा डी, ठीक है। जो रक्त की मात्रा कम होना की बात हो रही है, तो क्योंकि जो आपका हीमोग्लोबिन होता है उसमें आयरन और फोलिक एसिड बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन प्रोटीन भी ज़रूरी होता है, ठीक है। थोड़े अमाउंट में प्रोटीन का भी काम होता है कि वो ब्लड के आपके ब्लड को पूरा मेंटेन रखने में वो भी हेल्प करता है। इसके बाद हमारा प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन के कार्य कौन से हैं, तो शरीर का निर्माण करना, बिल्कुल सही बात है। और शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करना, ये भी बिल्कुल सही बात है। शल्य चिकित्सा में उपयोगी। शल्य चिकित्सा का मतलब जो कोई सर्जरी वगैरह होती है तो आपके बॉडी से बहुत टिश्यूज़ और बहुत सारा ब्लड आप देखते हो कि लॉस हो जाता है, तो ब्लड बनने के लिए और टिश्यूज़ के डेवलपमेंट के लिए जो होती है प्रोटीन आवश्यक होती है। तो इस वजह से जो आपका आंसर होगा यहाँ पे वो होगा 14, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट के संगठन में निम्न में से कौन सा अंग नहीं है, हाँ, कौन सा अंग नहीं है। अब कौन सा नहीं है उसके बारे में देखना। देखिए, कार्बन है, बिल्कुल है, ऑक्सीजन है वो भी है, हाइड्रोजन है वो भी है, लेकिन जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नहीं है, ठीक है। नहीं पूछ रहा है तो नाइट्रोजन नहीं है। आप मुझे ये बताएंगे कि नाइट्रोजन किसका कॉम्पोनेंट है, वो आप कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। पेड़ पौधों के हरे पत्तों में एक विशेष पदार्थ पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। और लाइसिन आपको पता है, लाइसिन आपका एक आवश्यक अमीनो अम्ल है। और जो केसीन होता है ये दूध की प्रोटीन है, दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम होता है केसीन, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं, नेक्स्ट हमारा कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के शर्करा युक्त पदार्थ हैं। अब यहाँ पर जैसे देखिए सिर्फ इन्होंने शक्कर पे सही आंसर किया, बट यहाँ पे गुड़ भी हो सकता है, क्योंकि उसमें भी तो जो है शर्करा युक्त जो गुड़ है, शहद है, चीनी है, ये सारी चीज़ें शर्करा युक्त पदार्थ में ही पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जैसे बूरा है तो इसको नहीं इंक्लूड किया गया है, इस वजह से यहाँ पर सिर्फ शक्कर आंसर किया जा रहा है, क्योंकि गुड़ भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा देर में एनर्जी देता है, जो शक्कर है वो तुरंत इंस्टेंट एनर्जी देता है तुरंत, इस वजह से शक्कर यहाँ पे इन्होंने मारा। लेकिन मैं यहाँ कहूँगी कि शक्कर भी सही है और गुड़ भी सही है, ठीक है, बुरा इसमें नहीं आएगा। इसके बाद हमारा कार्बोहाइड्रेट की स्टार्च युक्त पदार्थ है। कहने का मतलब जो ये आपको दिख रहा है गेहूँ, जौ, बाजरा, ये सब जो है कौन कौन से हैं, गेहूँ है या जौ है या बाजरा है, तो इसमें जितने हैं सभी हैं, सब में स्टार्च पाया जाता है। हमने पढ़ा था ना कि जितने भी अनाज और दालें होती हैं सब में 50 to 60% जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा कार्बनिक यौगिक है। तो जो कार्बनिक यौगिक है वो कौन सा है आपका, वसा। जो वसा होती है वो कार्बनिक यौगिक के उसमें रखी गई है। इसके बाद हमारा मूंगफली, जो आपका जिसको हम लोग मंकी नट्स और अर्थ नट्स बोल रहे थे, इसको जो ग्राउंड नट बोलते हैं, इसमें कितने प्रतिशत वसा प्राप्त होती है, 50%। कहीं कहीं पे आपको 40% भी लिखा हुआ मिलेगा, तो वो भी गलत नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर मोटे व्यक्तियों को होता है, क्या होता है, डायबिटीज़, ठीक है। ओबेसिटी भी होती है, बट यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा ले लेते हैं और उनकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा डिपोजिशन हो जाता है, तो उसकी वजह से जो है क्या कहते हैं, डायबिटीज़ होने का डर होता है। मरासमस जो आपका है ये प्रोटीन और कैलोरी की कमी से होने वाला एक रोग है। क्षय रोग जो आपका है ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, मतलब कि टीवी जिसको कहते हैं हम लोग। तो जो टीवी मतलब है ट्यूबरक्लोसिस, और ये कौन सी बैक्टीरिया की वजह से होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और क्वाशियोरकर मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ प्रोटीन की कमी से होने वाली जो बीमारी है वो क्वाशियोरकर है। और जो ये आपका मरासमस है ये भी 2 से 6 साल के बच्चों में होता है, और जो ये आपका क्वाशियोरकर ये भी 2 से 6 साल के बच्चों में होता है, ठीक है। ऊर्जा प्राप्ति करने का प्रमुख साधन है, तो कौन सा साधन है, जल, भूख, उपरिक्त में से कोई नहीं, तो जल और भूख तो होगा नहीं, तो आपका हो जाएगा वसा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा वसा की कमी से
कमी के कारण होने वाले रोग कौन से हैं? तो कौन सा रोग है आपका? फाइनोडर्मा है। रिकेट्स आपको पता है विटामिन डी की कमी से होता है। मरासमस आपको पता है, अभी हमने पढ़ा कैलोरी और प्रोटीन की कमी से। स्कर्वी आपको पता है विटामिन सी की कमी से, ठीक है। रिकेट्स आपका जो होता है बोलेक्स हो जाते हैं, जिसमें विटामिन डी की कमी से होता है। इसके बाद है वसा की अधिकता से होने वाला कौन सा रोग है? आपको पता है ओबेसिटी, और मोटापा हो जाता है बहुत ज़्यादा फैट अगर हो गया तो। और जीरोसिस कंजक्टाइवा आपका विटामिन ए डिफिशियंसी डिजीज़ है। विटामिन ए की कमी से जो है हो जाता है इसमें। कॉर्नियल जीरोसिस हो जाता है। और ये सब स्टेजेस हैं विटामिन ए की डिफिशियंसी से आँख की जो बीमारी होती है, पूरी स्टेजेस हैं, उसको हम पढ़ेंगे जब हम विटामिन ए के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी आप जैसे अगर कहीं नाइट ब्लाइंडनेस लिखा है, इसके बाद जीरोसिस कंजक्टाइवा लिखा है, या कंजक्टिवाइटल जीरोसिस लिखा है, या आपका जो है क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया ब्लास्ट क्या बोलते हैं, बाइटॉट स्पॉट लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपकी वो विटामिन ए की कमी से ही होती हैं, ठीक है। और चर्म रोग आपको पता ही है, स्किन पे जो है उस तरीके वो हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्न में संतृप्त वशीय अम्ल कौन सा है? संतृप्त वशीय अम्ल का मतलब है SFA, मतलब कि सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या थे कि जो कमरे के जो है नॉर्मल तापमान पे जम जाते हो, ठीक है। तो जो आपका ब्यूटारिक अम्ल है वो बटर में होता है। कैप्रोइक अम्ल जो कैप्रोलिक अम्ल होता है, बोलते हैं कैप्रोलिक पढ़ते हैं। ये जो आपका कैप्रोलिक अम्ल है ये भी कुछ जैसे ऑयल होते हैं, नारियल का तेल, इन सारी चीज़ों में होता है। और जो पामलिटिक अम्ल है ये आपका पाम ऑयल में होता है। तो ये सारे जितने होते हैं, बटर भी देखो जम जाता है, नारियल का तेल भी जम जाता है, और पाम ऑयल भी आपका जम जाता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर आंसर होगा उपर्युक्त सभी, मतलब ये जितने हैं सारे सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा असंतृप्तीय फैटी एसिड, मतलब कि पूफा। पूफा क्या था? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और पूफा को ही हम लोग असंतृप्तीय वशीय अम्ल बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो जो आपका लिनोलेइक अम्ल है हमने पढ़ा था कल, इसमें आवश्यक अमीनो अम्ल होता है ये। और जो आपका ओलेइक अम्ल है ये भी आवश्यक अमीनो अम्ल है। और जो आपका आर्किडोनिक अम्ल है ये भी आपका आवश्यक अमीनो अम्ल है, ठीक है। तो इसमें भी आपका आंसर हो जाएगा जो है डी आंसर, मतलब कि सभी है ये सारे जो है आपके आवश्यक अमीनो अम्ल है, ठीक है। इसके बाद है निम्न में वसा का सांद्र स्रोत नहीं है, कहने का मतलब जिसमें कंप्लीट वसा ना पाई जाती हो। तो कौन सा होगा? गेहूं ही होगा। गेहूं में तो स्टार्च पाया जाता है ना, बाकी आपका घी, मक्खन, तेल, इन सब में जो है वसा पाई जाएगी। नेक्स्ट है हमारा निम्न में वसा के संयोजक अवयव है, मतलब कि वसा के कौन कौन से कंपोनेंट है, किन कंपोनेंट से मिलकर के वसा बनी हुई है। तो इसमें सारे होंगे आपके, क्योंकि देखिए कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सब जो है मिलके वसा का निर्माण होता है। तो इस वजह से आंसर हमारा होगा उपर्युक्त सभी। वसा के कार्य हैं, वसा के कार्य आपके क्या है? कोमल रगों की रक्षा करना, बिल्कुल सही बात है। हमारे पूरे शरीर में एक वसा की ही एडिपोज टिश्यूज़ की वजह से ही हमारे जो मसल्स हैं और जो हमारी हड्डियां हैं वो सेफ रहती हैं, समझ गए आप। इसके बाद जो आपका हार्ट है वो भी बिल्कुल सोचिए गद्देदार, मतलब हमारे अंदर कितनी मसल्स हैं, मसल्स के अंदर एडिपोज टिश्यूज़ हैं, उनकी वजह से जितने भी आपकी बॉडी के डेलिकेट और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं वो एकदम सेफ हैं, उनमें कोई छोटी मोटी झटका लगने से या कोई छोटी मोटी चोट लगने से उसमें कोई हानि नहीं पहुंचती है, ठीक है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, आपको पता है कि 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है, ठीक है। इसके बाद है ताप के कुचालक का कार्य करना, तो ये चीज़ तो आपको पता ही है। इसके बाद डी नंबर, इसी वजह से यहाँ पर डी नंबर सही होगा, क्योंकि ये भी वसा का कार्य है, ये भी वसा का कार्य है, और ये भी वसा का कार्य है। इस वजह से यहाँ भी आंसर सही होगा उपर्युक्त सभी, सॉरी ये आंसर आपका सही होगा कौन सा? उपर्युक्त सभी वाला, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, निम्न में वसा के गुण है, मतलब वसा की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो पानी में घुलनशील, पचने में अधिक समय लेना, बिल्कुल सही बात, डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है आप कोई भी फैट वाली चीज़ खाते हैं तो। इसके बाद है ईथर और बेंजीन में सॉल्यूबल, मतलब जब ईथर और बेंजीन में वसा को अगर डाला जाए तो वो घुल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ भी आंसर हमारा होगा सभी, ये सभी गुण हैं वसा के। इसके बाद वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? आपको पता है ADE जो होता है वो वसा में घुलनशील विटामिन है। देखिए ए भी है, डी भी है, के भी है, बाकी दूसरा है विटामिन बी। तो विटामिन बी आपका जल में घुलनशील है। इसके बाद वसा के अधिक समय तक रखने से ऑक्सीकरण के फलस्वरूप एक पदार्थ बनता है, उसे कहते हैं क्या कहते हैं? कीटोन्स कहते हैं। अब होता क्या है इसमें, कीटोन्स कब होते हैं? जैसे कोई किसी को डायबिटीज़ है या किसी की भी बॉडी में अगर कार्बोहाइड्रेट का जो है मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो पाता है तो जो स्टोर्ड फैट होता है उसका उपापचयन बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसके बढ़ जाने से क्या होता है, शरीर में एक एसिडिक पदार्थ बनता है, और जब बॉडी आपकी एसिडिक होने लगती है तो कीटोन बॉडी बन, जो फैट होता है वो कीटोन बॉडी में चेंज होने लग जाता है। तो वही कीटोन बॉडी बन जाने से क्या होता है, शरीर में बहुत मतलब एसिडिक, आप कह सकते हो एसिडिक फॉर्म हो जाता है बॉडी, बिल्कुल। तो उस चीज़ को हम लोग एसिडोसिस या कीटोन्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये है आपका मतलब कि कीटोन बॉडी जैसे बनते हैं, या अगर बहुत लंबे समय तक अगर फैट शरीर में है उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पा रहा है तो वो कीटोन बॉडी में चेंज हो जाते हैं, और उसी को हम लोग ये पदार्थ बोल रहे हैं कीटोन्स, ठीक है। नेक्स्ट है फिर हमारा विटामिन के बारे में थोड़ा सा, कि विटामिन आपको पता है विटामिन 2 तरह का होता है, एक होता है वाटर सोल्यूबल, एक होता है ये वाटर सोल्यूबल, ये आपका हो गया फैट सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल कौन कौन से हैं? बी विटामिन मतलब बी कॉम्प्लेक्स, आपको पता है बी कॉम्प्लेक्स में आपका विटामिन B1 मतलब कि थायमिन, विटामिन B2 मतलब राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 मतलब नियासिन, और विटामिन B5 मतलब पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 मतलब आपका पैराडॉक्सिन, और विटामिन B9 मतलब फॉलिक एसिड, और विटामिन B12 आपका जो है साइनोकोबाल्मिन। ये
इतने सारे ग्रुप हैं, इस वजह से इसको बी कॉम्प्लेक्स बोला जा रहा है। और विटामिन सी आपको पता है क्या बोलते हैं इसको, एस्कॉर्बिक एसिड है आपका, ठीक है। इसके बाद विटामिन ए को हम लोग कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, सॉरी विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। इसके बाद आपका जो ये क्या कहते हैं, ये विटामिन ई है, टोकोफेरॉल बोलते हैं इसको। और विटामिन के को जो है आई थिंक फिलिकोनॉन, हाँ ऐसा, ठीक है। इसके बाद विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनकी भोजन में उपलब्धि बहुत कम मात्रा में ही होती है, ठीक है, परंतु शारीरिक वृद्धि हेतु बहुत आवश्यक होती हैं। ये शरीर के नियामक की भांति कार्य करते हैं तथा शरीर की चयापचय क्रियाओं पर नियंत्रण रखने वाले तत्व होते हैं। यदि ये भोजन में ना उपलब्ध हों तो कई हीनता जनित रोग हो जाते हैं। कहने का मतलब जो विटामिन है वो एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। क्या है? कार्बनिक यौगिक है। इनकी भोजन में बहुत कम उपस्थिति होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन उन्हीं कम उपस्थिति की होने की वजह से ये शारीरिक जो हमारी फिजिकल ग्रोथ है उसके लिए बहुत आवश्यक होते हैं। और ये हमारे बॉडी में एक रेगुलेटर की तरह काम करते हैं, हमारी बॉडी को हर चीज़ को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। और जो आपकी शरीर के मेटाबॉलिज्म, जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं उन पर कंट्रोल रखते हैं कि मतलब जो मेटाबॉलिज्म आपके शरीर का बैलेंस रहे, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, ना कोई भी चीज़ मतलब गड़बड़ ना होने पाए, ठीक है। तो और अगर ये भोजन में नहीं प्राप्त होते हैं तो कई सारे डिफिशियंसी डिजीज़ हो जाती है, मतलब हीनता जनित रोग, मतलब कि कई सारे डिफिशियंसी डिजीज़ हो जाती हैं। तो जैसा आपको पता ही है, एस्कॉर्बिक एसिड से हमारे पायरिया हो जाता है, मतलब एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से मसूड़ से खून आने लगता है, स्कर्वी हो जाता है, हमारा डर्मेटाइटिस हो जाता है। इसके बाद आपका क्या कहते हैं, विटामिन ई की कमी से रत्नौंधी हो जाती है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है ना। ये तरह तरह की चीज़ें, विटामिन बी की कमी से अभी हमने पढ़ा ही कि बेरी रोग हो जाता है, पॉलीन्यूराइटिस हो जाता है, तमाम तरह की बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। इसके बाद तो विटामिन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब विटामिन क्या है हमारा, विटामिन शब्द का सर्वप्रथम किसने जो है प्रस्तावित किया, नाम, ठीक है, किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया विटामिन शब्द, तो फंग ने किया था, ठीक है। इस विटामिन का प्रमुख कार्य नेत्र ज्योति ठीक करना है। विटामिन बी सी डी बिल्कुल नहीं, विटामिन ए का काम है नेत्र को ठीक करना, आई मतलब आँख से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो विटामिन ए का डोज दिया जाता है। विटामिन डी से आपको पता है रिकेट होता है, रिकेट्स जिससे बोलेक हो जाते हैं, है ना। और सी से आपको पता है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। और बी की कमी से आपको, अब विटामिन बी की कमी से थायमिन भी हो सकता है, लेकिन जब तक ये नहीं पूछा जाएगा कि विटामिन B1 की कमी से क्या होता है तब तक आप विटामिन बी की कमी से थायमिन बोल रही हूँ। विटामिन B1 जो है आपका वो थायमिन होता है, ठीक है। तो यहाँ विटामिन बी की कमी से अगर स्पेसिफिक पूछा जाएगा कि विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी है, B2 की कमी से कौन सी बीमारी है, तो वो चीज़ आप बताएंगे, ठीक है। इसके बाद विटामिन के की खोज कब की गई, जो विटामिन के है आपका, ठीक, तो विटामिन के जो है हमारा वो 1943 में इसकी खोज की गई। अब देखिए यहाँ पर आ गया विटामिन B1 की कमी से मनुष्य में यह रोग हो जाता है, तो हम बताएंगे बेरी, ठीक है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, रतौंधी विटामिन ए की, और पायरिया भी आपका विटामिन सी की कमी से हो जाता है, मसूड़े से खून आने लगता है। इसके बाद विटामिन ए की हीनता जनित इस रोग में व्यक्ति धीमी प्रकाश में बिल्कुल भी नहीं देख पाता है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, रतौंधी, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ठीक है। रिकेट्स वही विटामिन डी, वही स्कर्वी, ये सब बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन है, आपको सब कुछ आ रहा होगा लेकिन फिर भी आपको रिवीजन करना है, ठीक है, ताकि एक चीज़ भी बिल्कुल गड़बड़ ना होने पाए। इसके बाद है शरीर की उचित वृद्धि है, तो यह विटामिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो वृद्धि है आपकी विटामिन डी की वजह से, ठीक है, क्योंकि विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम के साथ मिलकर के हमारी जो बोन्स होती हैं उनकी कैल्सिफिकेशन में काफ़ी सहायता करता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि उचित वृद्धि, भाई जब हमारी मसल्स और बोन्स सारी चीज़ें बढ़ेंगी, ग्रोथ होगी उनमें, तभी तो हमारे शरीर का अच्छे से विकास हो पाएगा, वृद्धि हो पाएगी। इसके बाद है यह विटामिन चेचक और काली खांसी से बचाव करता है। तो आपका कौन सा विटामिन हो गया, वो विटामिन डी हो गया, ठीक है। विटामिन ए हमने पढ़ाई कि जो है विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, और इसको जो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है इसी कमी से, ठीक। इसके बाद है विटामिन ए के अभाव में बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है, विटामिन ए वही रतौंधी हो जाता है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ लोगों को हंसी आ रही होगी कि मैम ये क्या करा रही है टीजीटी के नाम पे, बट कोई बात नहीं, ईजी चीज़ें एग्जाम में हम गलत कर देते हैं। तो आपको बस क्या करना है, वीडियो की स्पीड बढ़ाइए और फटाफट बस एक बार रिवाइज करते जाइए। इसमें से आप लोग भी बताइएगा कि क्या इसमें से कोई क्वेश्चन आप लोगों को कन्फ्यूजन में, हालांकि आंसर दिख रहा है, गलत तो हो ही नहीं सकता, बट फिर भी आप लोग ईमानदारी बरतिएगा अपने साथ और देखिएगा कि क्या कोई क्वेश्चन इसमें ऐसा था जो आप आंसर करने में आपको टाइम लग रहा था या आप नहीं कर पा रहे थे। चलिए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, सबको पता है, स्कर्वी हो जाता है, ठीक है। अब मैं बेरी रतौंधी बार नहीं बताऊंगी, आपको पता ही है सब कुछ। इसके बाद बेरी निम्न में से किस विटामिन की कमी से हो जाता है, तो बिल्कुल सही बात है, थायमिन मतलब कि विटामिन B1 की कमी से। नियासिन आपका क्या है, विटामिन B3। राइबोफ्लेविन आपका विटामिन B2। नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है, ठीक है। इसको जो है PP फैक्टर भी बोलते हैं, पेलाग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर, ठीक है। जो नियासिन होता है आपका, ये वाला नियासिन आपका, इसको PP फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि पेलाग्रा प्रिवेंटिंग मतलब पेलाग्रा बीमारी नहीं होती है नियासिन वाली चीज़ अगर आप खा रहे हैं तो। राइबोफ्लेविन आपको पता है ग्लाइकोसाइटिस हो जाता है, चिलोसिस हो जाता है, और थायमिन आपको बताया ही मैंने, बेरी हो जाता है। विटामिन ई का प्रमुख कार्य है निम्न में से क्या है, तो प्रजनन शक्ति बढ़ाना। प्रजनन शक्ति बढ़ाने का मतलब जो है, जो फर्टिलिटी है उसकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है।
जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनको हेल्दी रखता है। नेत्र की ज्योति आपको पता है विटामिन ए, शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करना, ये भी आपको पता ही है, और शरीर का निर्माण करना भी, ठीक है। विटामिन डी की कमी से बढ़िया निर्माण होगा, और शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने का काम आप कार्बोहाइड्रेट करता है। विटामिन हमारे शरीर को कैसा बनाते हैं, मोटा, तगड़ा, कमजोर, शक्तिशाली कैसा बनाते हैं, स्वस्थ बनाते हैं, ठीक है। अब कोई इसमें शक्तिशाली ना कर दे, ऐसा कुछ नहीं, स्वस्थ हेल्दी बनाता है आपको। रिकेट्स नामक रोग विटामिन के अभाव में हो जाता है, किसमें, विटामिन डी की कमी में, ठीक है, रिकेट्स हो जाता है। और सी भी अभी सब मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद विटामिन ए सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, तो आपका गाजर में पाया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसके बाद जो आपका यकृत है इसमें आयरन बहुत पाया जाता है। और जो आपका ये टमाटर होता है, टमाटर में जो पिगमेंट होता है लाल कलर, वो लाइकोपिन की वजह से होता है, ठीक है, लाइकोपिन। इसके बाद नियासिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो पेलाग्रा हो जाता है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके बाद विटामिन सी में किस में पाया जाता है, तो ये आप देखिए नींबू में पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है, जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। रक्त के स्पंदन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक, स्पंदन का मतलब ब्लड कोगुलेशन की बात हो रही है, ठीक है, ब्लड जमने के लिए। तो ब्लड जमने के लिए आपको विटामिन की आवश्यक होता है। ब्लड जमने का कैसा मैकेनिज्म है, कैसे जमता है, फिजियोलॉजी की क्लास में हम लोगों ने ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ा है, तो जिन्होंने नहीं देखा वो जाके वहाँ देख सकते हैं। इसके बाद लोहा, तांबा, मैग्नीज, आयोडीन आदि कम मात्रा में ही शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। लेकिन ये तत्व क्या कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं आपके, इनको हम ट्रेस एलिमेंट के अंदर रखते हैं, किसके अंतर्गत, ट्रेस एलिमेंट्स, ठीक है। फिर कैल्शियम प्रमुख स्रोत है किसका, दूध का, सभी को पता है। आपका चावल, आलू, गुड़ जो है ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। इसके बाद आयरन जो होता है हमारा, वो किस में पाया जाता है, आयरन प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है, अभी मैंने बताया आपको, यकृत में। यकृत मतलब जो नॉन वेजिटेरियन सोर्स होते हैं उनमें, ठीक है। संतरा, नींबू, आंवला सब विटामिन सी के स्रोत हैं। घेंघा रोग किस तत्व की कमी में हो जाता है, मतलब कि ग्वाइटर जो है वो किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से, ठीक है। इसके बाद कैल्शियम की कमी से आपको पता है एक टिटैनी नामक रोग हो जाता है। आपकी हड्डियाँ भी, जो ऑस्टियोपोरोसिस भी, क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस कह रही हूँ, जो आपकी हड्डियाँ होती हैं वो भी कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह की बीमारी हो सकती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं हमारी। इसके बाद फॉस्फोरस, आयरन, ये सब आपको पता ही, ये सब जितने भी मिनरल्स हैं तो इन सब का आपकी बॉडी के जो है बैलेंस करने में, रेगुलेट करने में काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद खनिज तत्व नहीं है, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, ये सारे तो मिनरल्स ही हैं। कैलोरी आपका कोई खनिज तत्व नहीं है, ठीक है, तो कैलोरी यहाँ पे आंसर कर देंगे। रक्त अल्पता किस खनिज तत्व की कमी से हो जाता है, रक्त अल्पता का मतलब एनीमिया, तो एनीमिया किसकी कमी से हो जाता है, आयरन की कमी से, ठीक है। तो कैल्शियम, फॉस्फोरस, प्रोटीन, इनकी कमी, प्रोटीन की भी कमी से होता है। लेकिन अगर कहीं पर ये ऑप्शन लिखा होता कि प्रोटीन और आयरन की कमी से, ऑप्शन में प्रोटीन और आयरन ही होता, बाकी और कोई ऑप्शन नहीं होता, तो आप प्रोटीन और आयरन पर भी टिक कर सकते थे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, मैंने भी बताया कि ब्लड के फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन, आयरन, ये सारी चीज़ें ज़रूरत होती हैं। इसके बाद सोडियम का अच्छा स्रोत है, तो ये तो आप बता ही सकते हैं, बिल्कुल, नमक कोई भी बता देगा, गन्ना, और आपका ये सब जो हल्दी आपका जो एंटीसेप्टिक होता है। इसके बाद एनीमिया कितने प्रकार के देखने को मिलता है, एनीमिया जो होता है आपका वो 2 प्रकार का मिलता है, एक होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और एक होता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया, ठीक है। तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया अभी आगे मैं दिखाती हूँ आपको। इसके बाद गर्भावस्था में महिलाओं द्वारा अपने आहार में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा न लेने से प्रायः शिशुओं में यह रोग लग जाता है, कौन सा, क्रेटिनिज्म। हमने अभी जब सैटरडे शॉर्ट्स लिया था तो उसमें क्रेटिनिज्म के बारे में हमने पूरा पढ़ा था, ठीक है। और जो मिक्सीडिमा है ये भी आपका इसी की कमी से होने वाला रोग है, ठीक है। घेंघा भी आपका आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। कैल्शियम का शांत स्रोत नहीं, मतलब डेंस सोर्स कौन सा नहीं है, तो पालक, ठीक है। पालक में जो है आपका क्या बोलते हैं, रेसे और ये सब चीज़ें, कैरोटिनॉइड वगैरह पाया जाता है। जो आपकी दही उसमें भी कैल्शियम होता है, दूध में भी होता है और पनीर में भी होता है, ठीक है। दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, आप कह सकते हो। इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन का सीरीज़ यहाँ पे आज खत्म होती है। मैंने सोचा हाँ, ये एनीमिया का जो 2 प्रकार हमने अभी पढ़ा वो मैं आपको दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो ये देखिए पहला आपका हो गया ऑर्थोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया, ठीक है। कौन सा, माइक्रोसिटिक, मतलब कि इसको हम लोग बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक। आप लोग माइक्रोसिटिक में पढ़ो, मेगालोब्लास्टिक पढ़ो। इसमें होता है क्या, इस स्थिति में विटामिन ई की हीनता से जो आरबीसी होती हैं वो ठीक प्रकार से मेच्योर नहीं हो पाती हैं, और इस वजह से जो ये ब्लड कार्पल्स होती हैं वो आकार में अनियमित हो जाती है। मतलब जो आरबीसी हैं उनका जो आकार होता है, शेप होता है, वो मतलब अनियमित हो जाता है, वो अपने शेप में नहीं रह पाती, उनका शेप बिगड़ जाता है। हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो पर्याप्त रहती है, लेकिन जो रक्त कणिकाएँ होती हैं वो अनियमित हो जाती हैं, इस वजह से ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, ठीक है। जब ये क्या बोलते हैं इसको, जब ये अनियमित हो जाती हैं तो ये ब्लास्ट हो जाती हैं, जो आरबीसी होती हैं आपस में टकरा के ये ब्लास्ट हो जाती है, इस वजह से इसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है। इसके बाद हमारा हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया, इसमें लाल रक्त कणिकाएं हल्की लाल एवं छोटे आकार की हो जाती हैं। यहाँ पर क्या हो रहा था, अनियमित आकार की हो जा रही थी, यहाँ पर छोटे आकार की हो जाती हैं। लोहे की कमी के कारण हीमोग्लोबिन का निर्माण भी कम हो पाता है, तो इस वजह से ये जो हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया जो आपका हो जाता है, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। कैसी लगी वीडियो बताइएगा। और एक चीज़ और आप लोग बताइए कि आप लोगों को क्या टीजीटी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आप लोगों को करना है।
वैसे तो है, उसमें भी काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस ही हैं और प्रीवियस ईयर को तो आधार बनाया ही जा सकता है या बनाया ही जाना ही चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए। आप लोग बताना मुझे, अगर आप लोगों ने कई बार सॉल्व कर रखा है तो ना कराया जाए, टाइम वेस्ट होगा, दूसरी चीज़ें कराई जाएँ, बहुत चीज़ें हैं कराने के लिए। तो आप लोग अपना सजेशन दीजिएगा कि करवाऊँ या ना करवाऊँ। तो बाकी जो है आप लोगों को कैसा लग रहा है, कुछ हेल्पफुल है या नहीं है, वो बताइए कमेंट सेक्शन में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी हम लोग कल या परसों में वीडियो जो है लेकर के पढ़ेंगे मिल्क के बारे में, पढ़ें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ऐसे कंटेंट और ये प्रैक्टिस वाला हम कोशिश करेंगे कि ये चलता रहे। तो चलिए फिर आप लोग अपना ध्यान रखिए और सभी को गुड नाइट। अभी गुड नाइट का टाइम तो फिलहाल नहीं हुआ है, बट फिर भी अब गुड नाइट मैं बोल ही दूँ तो ज़्यादा बेटर है। तो चलिए सभी को स्वीट ड्रीम, और ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और अपने कर्तव्य को मत भूलिए। और इस टाइम आपका सबसे बढ़िया कर्तव्य क्या है? तैयारी करना, ठीक है, तैयारी करना, रिवीजन करना और नोट्स बनाना, आराम से खाना पीना सोना, नींद बढ़िया लीजिए और हेल्दी रखिए खुद को, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं बाद में, ध्यान रखिए, बाय बाय।